हेलो गाइस, वेलकम टू फॉर्मिडेबल एकेडमी। घटना चक्र में हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं और चैप्टर 8 शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो चैप्टर हम कर रहे थे और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक कर लिया था और शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी कवर कर ली थी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो घटना चक्र की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। क्वेश्चन नंबर 28 तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, इसे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि हमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। तो यूनियन लिस्ट किससे मैच होगा? सेंसस से, बिकॉज सेंसस भारत सरकार कराती है और पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकती है। उसी लिए सेंसस एक्ट पास किया गया था। तो ए का क्या से मैच हो जाएगा? 3 से मैच हो जाएगा। उसके बाद स्टेट लिस्ट, तो ये मैच हो जाएगा पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर से, क्योंकि जो पुलिस होती है वो राज्य की होती है, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर है सी, कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग आता है। ये सब हमने कवर किया है लास्ट के 2 लेक्चर्स में, जो कि चैप्टर 8 के थे। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले वो लेक्चर्स देखिए और उसके बाद यहाँ पर आकर इस लेक्चर में क्वेश्चंस करिए। तो सी का हो जाएगा 4th। और फिर है रेजिडरी सब्जेक्ट। रेजिडरी सब्जेक्ट का मतलब होता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ तब उन्हें किसी भी लिस्ट में नहीं डाला गया। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट थी, उसमें भी नहीं रखा गया। लिस्ट 2 स्पेस स्टेट लिस्ट थी, उसमें भी नहीं रखा गया। और लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट थी, उसमें भी नहीं रखा गया। तो जो स्पेस रिसर्च सब्जेक्ट था उसे किस में रखा गया? क्योंकि वो किसी लिस्ट में नहीं है, वो रेजिडरी सब्जेक्ट है। और रेजिडरी सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने का जो हक है वो सिर्फ पार्लियामेंट को है। तो रेजिडरी सब्जेक्ट कौन सा है? स्पेस रिसर्च, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ उस टाइम पर स्पेस रिसर्च जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तो डी का हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3142, मतलब ए आंसर हो गया 29 का ए। तो यही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव ए बीयरिंग ऑन एजुकेशन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की एजुकेशन पर बीयरिंग है, बिल्कुल है। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ की बीयरिंग है, बिल्कुल है। उसके बाद 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, तो 5th शेड्यूल की भी है, 6th शेड्यूल की भी है। और 7th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? जब हमने याद किया था टीयर्स ऑफ, मतलब फेडरल लिस्ट, तो उसमें भी एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो 5th भी हो जाएगा, मतलब ऑल 5, 1 2 3 4 5 सभी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 45 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, उसमें हमने ये लिख दिया है आफ्टर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 दैट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन until they complete the age of 6 years it is the responsibility of the state। तो ये एजुकेशन का एक प्रोविज़न डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है। उसके बाद जो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं तो उनके लिए भी पावर्स, अथॉरिटीज़ एंड फंक्शंस इंक्लूड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। तो जो पंचायत से और म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उन्हें भी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अंडर आर्टिकल 243G एंड 243W। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर फिर से मेंशन कर दूँ कि जो भी एक्सप्लेनेशन में इम्पॉर्टेंट है उसे मैं आपको बता देता हूँ, और उसे आप अगर घटना चक्र मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो उसे हाईलाइट कर लिया करिए और उसे याद कर लिया करिए, क्योंकि मैं कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ नहीं रहा हूँ जो भी एक्सप्लेनेशन में लिखी है और एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है वो मैं नहीं बताता, क्योंकि फालतू में इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उसे एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस ना कर पाएँ। पॉलिटी का पेपर यूपी PCS का और बिहार PCS का बहुत आसान आता है।
और उसी तरह से जो 6th शेड्यूल एंड 7th शेड्यूल है उसमें भी प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन 10th शेड्यूल रिलेट्स टू। तो हमें पता है कि 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट से एक्ट किया गया था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था 1985 में, और इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में दिया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल बाद में ऐड करे गए। उसके बारे में इस चैनल पर एक शॉर्ट्स भी मैंने बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंटी डिफेक्शन लॉ 31 का डी। फिर क्वेश्चन नंबर 32 हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहे हैं कि द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो हमें पता है कि 10th शेड्यूल में तो एंटी डिफेक्शन लॉ है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। तो इसमें पूछा है कि यूनियन लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, नॉट इंक्लूडेड। तो बैंकिंग तो यूनियन लिस्ट में है, सेंसस भी यूनियन लिस्ट में है, इंश्योरेंस भी यूनियन लिस्ट में है। इसीलिए हमें पता है कि IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, लेकिन जो गैस है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। गैस किसका सब्जेक्ट है? गैस स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और वही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में दी हुई है कि गैस इज़ रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट एंड ऑल आर रिलेटेड टू यूनियन लिस्ट। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में ये लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो डिफेंस तो यूनियन लिस्ट में है, फॉरेन अफेयर्स भी यूनियन लिस्ट में है और रेलवेज़ भी यूनियन लिस्ट में है। जो एग्रीकल्चर है दैट इज़ इन द स्टेट लिस्ट। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि नॉट इंक्लूडेड, तो नॉट इंक्लूडेड का आंसर क्या हो जाएगा? नॉट इंक्लूडेड का आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में है। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी है जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि रेलवेज़ तो यूनियन लिस्ट में आता है, लेकिन अगर रेलवे की पुलिस की बात हो जाए, रेलवे पुलिस, तो वो हमारी स्टेट लिस्ट में आती है। ये फैक्ट भी आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। कह रहे हैं कि स्टेट लिस्ट में क्या इंक्लूडेड है? तो एजुकेशन तो कॉन्करेंट लिस्ट में है, रेलवे और रेलवे पुलिस मैंने अभी बताया कि वो स्टेट लिस्ट में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉरेस्ट ये दोनों भी कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो सी वुड बी द आंसर। वही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है कि एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉरेस्ट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट वाइल रेलवे पुलिस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या है? तो रेलवे पुलिस स्टेट लिस्ट में है। देखिए रेलवे पुलिस स्टेट लिस्ट में है, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ऐसे ही बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं यूपी PCS में और बिहार PCS में। कॉरपोरेशन टैक्स तो हमें पता है कि ये यूनियन लिस्ट में है, सेंसस भी हमें पता है कि यूनियन लिस्ट में है, एंड इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग हमें पता है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, और यही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है जो मैंने आपको बता दी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज सब्जेक्ट इज़ इंक्लूडेड। तो पंचायती राज किस में इंक्लूडेड है? पंचायती राज इंक्लूडेड है स्टेट लिस्ट में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा इसका। तो वही इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि एंट्री 5 ऑफ द स्टेट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। तो क्वेश्चन नंबर 38 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज़ इन लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पूछ रहे हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है क्रिमिनल प्रोसीजर, ये तो हमें पता है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर ए हो जाएगा। लेकिन
सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। पुलिस हमारी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, क्योंकि घटना चक्र इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनके ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रिजन कौन सी लिस्ट का है? प्रिजन भी हमारा स्टेट लिस्ट का है। और फिर जो पब्लिक ऑर्डर है वो किसका है? पब्लिक ऑर्डर भी हमारा स्टेट लिस्ट का है। तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट के हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कॉन्करेंट लिस्ट का है। ए वुड बी अवर आंसर। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो कॉन्करेंट लिस्ट का है, और इसके साथ में पब्लिक ऑर्डर, प्रिजन एंड पुलिस ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहे हैं कि मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन आर एन एंट्री इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग लिस्ट। तो ये चीज़ तो हमें याद ही है, हमने याद करी थी फर्स्ट लेक्चर में कि मैरिज, डाइवोर्स एंड एडॉप्शंस ये कौन से लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं? ये कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। तो अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर सी होगा। 39 का आंसर सी होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहा है कि विच लिस्ट एंड एंट्री ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ये यूनियन लिस्ट में भी है और इसके साथ साथ ये स्टेट लिस्ट में भी है, तो इसलिए इसके दो आंसर हो सकते हैं, लिस्ट 1 एंट्री 72 और लिस्ट 2 एंट्री 37। लेकिन क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन कौन से आयोग ने पूछा है, ये पूछा है मध्य प्रदेश के आयोग ने। तो मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ PCS, झारखंड PCS, राजस्थान PCS और MP PCS ये कुछ अतरंगी सवाल पूछ लेते हैं। तो हमें उन सवालों के पीछे नहीं भागना है जो ये आयोग पूछ रहे हैं। UP PCS और बिहार PCS बहुत आसान सवाल पूछता है पॉलिटी में, तो हमें अपनी तैयारी उन सवालों के लिए करनी है। अगर हम ऐसी अतरंगी चीज़ों के पीछे भागेंगे, जैसी मध्य प्रदेश PCS और झारखंड PCS पूछते हैं, तो हम कभी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको कौन से सवाल करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो 41 में ये पूछ रहा है कि द राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस एंड फीस इज प्रोवाइडेड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा शेड्यूल होगा? वही 7th शेड्यूल में ही राइट दिया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि 7th शेड्यूल में ही तो तीनों लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन किसके ऊपर टैक्स लगा सकती है वो यूनियन लिस्ट में लिखा होगा, स्टेट किसके ऊपर कौन टैक्स लगा सकता है वो स्टेट लिस्ट में लिखा होगा। तो यहाँ पे एक जजमेंट दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है कि आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्ट्रीब्यूट लेजिस्लेटिव पावर्स इंक्लूडिंग द पावर ऑफ टैक्सेशन बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेचर, तो शेड्यूल 7 में ये चीज़ें दी हुई हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। लैंड रिफॉर्म्स कम अंडर द सब्जेक्ट ऑफ, ये तो पता ही है, हमने लेक्चर में कर चुके हैं 8th के फर्स्ट लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए स्टेट लिस्ट। तो 42 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो लैंड रिफॉर्म्स में क्या थे? जमींदारी एबॉलिशन एक्ट, टेनेंसी रिफॉर्म्स एक्ट ना, तो यही चीज़ इसमें दी हुई है कि लैंड रिफॉर्म्स आर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। लैंड रिफॉर्म्स किससे ऐड करे गए थे? शेड्यूल 9 ऐड किया गया था, और शेड्यूल 9 को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड किया गया था। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये तो क्वेश्चन बहुत रिपीट हो गया। एंटी डिफेक्शन लॉ तो 10th शेड्यूल के अंतर्गत आता है, तो 43 का डी आंसर हो जाएगा। और वही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है जो बहुत बार हम बता चुके हैं कि 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ऐड करा गया था। इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं, और इसमें प्रोविज़न होता है कि अगर कोई भी चुना हुआ जनप्रतिनिधि विधानसभा में या संसद में अपनी पार्टी से इतर जाकर किसी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट कर देता है, तो वो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। तो ये हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन लॉ इज प्लेस्ड। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 44 का सी आंसर हो जाएगा। और फिर है क्वेश्चन नंबर 45, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफ़र ऑफ
ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग भी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। तो ये तो फिफ्थ शेड्यूल में ट्राइबल राइट्स दिए हुए हैं। फिफ्थ शेड्यूल किसके ऊपर है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड एरियाज़ के ऊपर है। और वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो ट्राइबल लैंड है वो प्राइवेट पार्टीज़ को माइनिंग के लिए अगर ट्रांसफ़र करी गई है तो उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि जो ट्राइबल लैंड है उस पर सिर्फ ट्राइबल पीपल का ही हक है, कोई प्राइवेट पार्टी आकर उस पर माइनिंग नहीं कर सकती। तो 45 का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, फिफ्थ शेड्यूल। इसके एक्सप्लेनेशन में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है कि सुप्रीम कोर्ट इन 1997 इन इट्स लैंडमार्क जजमेंट केस क्या था, सामथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स, declared that the transfer of tribal land to private parties for mining is unconstitutional, white and inoperative. The fifth schedule of Indian Constitution has provisions relating to administration and control of scheduled areas and scheduled tribes. तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 में कह रहा है कि इफ़ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द फिफ्थ शेड्यूल of the Constitution of India, which one of the following statements best reflects the consequence of it? तो ए है दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, बिल्कुल सही बात है, यही तो भी हमने पढ़ा। दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया, नो, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी तो पेसा एक्ट 1996 पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज जो पास किया गया उससे बनता है। इस एक्ट को आप याद भी रखिए, पेसा एक्ट 1996। दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू अ यूनियन टेरिटरी, नहीं भाई। और द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और शेड्यूल्ड एरियाज़ का पूरा चैप्टर होता है पॉलिटी में, इस घटना चक्र में आगे दिया हुआ है। जब वो चैप्टर आएगा तो कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, जो कि इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस शेड्यूल्ड एरियाज एज द एरियाज डिफाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर आर 10 स्टेट्स हैविंग शेड्यूल्ड एरियाज। while consultation of the governor of the state, the president can alter, diminish the boundary of a scheduled area. The governor can also repeal or amend any regulation with respect to state having scheduled areas, but only with the assent of the president of India. तो प्रेसिडेंट हमारे हैं, वो शेड्यूल्ड एरियाज़ को डिफ़ाइन करते हैं, उनके एरिया को घटा बढ़ा सकते हैं, और जो उस स्टेट का गवर्नर है वो प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके कोई भी लॉ शेड्यूल्ड एरियाज़ में कैसे अप्लाई होगा उसके बारे में रेगुलेशन बना सकता है। तो ये ट्राइबल पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ऐसे लॉज बनाए हैं। एंड फिफ्थ जो शेड्यूल है हमने पढ़ा भी, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड फ्रॉम ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, इसको वो रोकता भी है। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जजमेंट था, अभी पढ़ा था, सामथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। फिर है क्वेश्चन नंबर 47। द फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ विच स्पेसिफिक ग्रुप, इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है हमारा फिफ्थ शेड्यूल। द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एज वेल एज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिजाइडिंग इन एनी स्टेट अदर देन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसे कैसे याद किया था? इसे याद किया था AMTM, याद है। और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए कौन सा शेड्यूल था? सिक्स्थ शेड्यूल था। ये सारे शेड्यूल याद करा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देखिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 48। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन सेवरल स्टेट्स। तो हमें पता है शेड्यूल्ड एरियाज के लिए कौन सा शेड्यूल है? फिफ्थ शेड्यूल है। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। और वही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसे अब दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि द प्रोविजंस ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। इन्हीं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ए आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस गलत लिखे हुए। डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन द स्टेट, नो। डिटरमाइन द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, पंचायत तो 11th शेड्यूल में है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट्स, कोई बॉर्डर स्टेट की बात नहीं है, सारे शेड्यूल्स हम ऑलरेडी याद ही कर चुके हैं।
फिर है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ, तो ये तो मैं आपको याद ही करा चुका हूँ, AMTM, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। इसको बार बार बोलिए, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, AMTM से आपको तुरंत याद हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा D। तो वो चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी है कि असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम में जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए 6 शेड्यूल है, एंड जो इसका मेन काम है टू सेव एंड मेंटेन द ट्राइबल कल्चर। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आर्टिकल 244(2) एंड 275(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स इंक्लूड द प्रोविजंस ऑफ द 6th शेड्यूल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ कि प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 6th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ दीज स्टेट। तो हमें पता है कि शेड्यूल 6th तो असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम में लगता है, तो इसमें कौन सा अलग है? वो है मणिपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D। और वही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी है कि स्टेट ऑफ मणिपुर इज़ नॉट कवर्ड अंडर दिस शेड्यूल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। फिर रिपीटेड क्वेश्चन, मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, B इसका आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 53 कि द प्रोविजंस ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, तो सिर्फ इसमें त्रिपुरा आंसर में है, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 54 कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरियाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई शेड्यूल्ड एरिया। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, हम पहले कवर भी किया हमने प्रीवियस क्वेश्चन में। एंड सेकंड ऑप्शन है स्टेट विथ शेड्यूल्ड एरियाज नीड टू कॉन्स्टिट्यूट ए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है और हमारा आंसर जो है वो C हो जाएगा। तो इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि इन आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेशन शेड्यूल्ड एरियाज मीन्स एनी एरिया दैट प्रेसिडेंट में डिक्लेयर, और इसमें हमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनानी पड़ती है शेड्यूल्ड एरियाज़ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। विद रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरियाज इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है विद इन ए स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया ए शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट ही इसे नोटिफाई करते हैं कि कौन सा एरिया शेड्यूल्ड एरिया होगा, उसके एरिया को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और जो सेकंड ऑप्शन है द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज़ द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज़ द क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन द स्टेट। तो ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है क्योंकि चीफ मिनिस्टर नहीं सेंड करता है। कौन सेंड करता है? गवर्नर सेंड करता है। मतलब थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और स्टार्टिंग के जो 2 स्टेटमेंट थे फर्स्ट एंड सेकेंड वो करेक्ट है। तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन B सही हो जाएगा। और वही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है कि अभी हमारे 10 जो स्टेट्स हैं उनमें शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं और गवर्नर की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जो गवर्नर है वही रिपोर्ट सबमिट करता है। द गवर्नर हैज़ टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सच एरियाज़। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है व्हाट इज़ ट्रू इन रिलेशन टू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स। तो पहला स्टेटमेंट है कि ईच ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैज़ 30 मेंबर्स। तो बिल्कुल सही बात है।
सेकेंड स्टेटमेंट है 24 मेंबर्स ऑफ ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आर इलेक्टेड विया वोटिंग एंड रेस्ट 6 आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो टोटल ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है उसमें 30 मेंबर्स होते हैं। 30 मेंबर्स में जो नॉट मोर देन 4 वुड बी नॉमिनेटेड और जो 26 हैं उनका होगा इलेक्शन। तो ये चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 24 इलेक्ट होंगे एंड 6 आर नॉमिनेटेड, तो ये चीज़ गलत लिखी हुई है। अब जो ऑप्शन 3 में लिखा है कि राइट टू डायरेक्ट द एक्ट्स पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम लाइज विद गवर्नर, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट लिखा हुआ है। जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके पार्लियामेंट के द्वारा कौन सा एक्ट पास किया गया है और कौन से स्टेट में वो अप्लाई होगा उसे नोटिफाई करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट एंड थर्ड। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। उसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि 6th शेड्यूल में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये अंडर आर्टिकल 244(2) एंड 275(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है और इसमें ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनानी पड़ती है एंड ऑटोनमस रीजन्स होते हैं। शेड्यूल 5 में क्या था, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, और शेड्यूल 6 में क्या है, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनमस रीजन्स। और उसके बाद फिर ये लिखा हुआ है कि autonomous district consisting of not more than 30 members of whom not more than 4 persons shall be nominated by the governor and the rest shall be elected on the basis of adult suffrage। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे कि द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो शेड्यूल वाले चैप्टर में हम कवर कर चुके हैं कि 11th शेड्यूल पंचायती राज से इलेक्टेड है, रिलेटेड है, और 12th शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है। वही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। और एक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड करा गया था और इसमें 29 सब्जेक्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 58 कर लेते हैं, हाउ मैनी आइटम्स आर देयर इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी हमने पढ़ा कि 29 सब्जेक्ट्स हैं, सी आंसर सही हो जाएगा। जो 11th शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है पंचायत से, और उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, 29 सब्जेक्ट्स हैं। जो 12th शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है म्यूनिसिपैलिटीज से, और उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, उसमें सब्जेक्ट्स हैं 18। और जो पंचायत्स हैं ये कौन सी लिस्ट के अंतर्गत आते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ये आते हैं स्टेट लिस्ट के अंतर्गत। मतलब लिस्ट 2 ऑफ विच शेड्यूल, ऑफ 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में तो लिखा है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए और यहीं पर इस लेक्चर को हम फिनिश करते हैं। अगर इस लेक्चर से आपकी हेल्प हुई हो और अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। घटना चक्र की पूरी पॉलिटी की सीरीज़ हम कवर कर रहे हैं और हम 8 चैप्टर्स कर चुके हैं। अगले लेक्चर में हम करेंगे द प्रीएम्बल और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।